तो फिल्म की शुरुआत में हम पानी में स्पेस कैप्सूल क्रैश हुआ देखते हैं। रेस्क्यू टीम उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाती है और पता चलता है कि अर्थ पर क्रैश से पहले सैम नामी एस्ट्रोनॉट का कैप्सूल स्पेस पे किसी चीज से टकराया था, जिसने कैप्सूल के अंदर घुसकर सैम के हेलमेट को भी तोड़ दिया था। ये कोई मेट्रॉइड हो सकता था या कोई एलियन भी, पर सैम को कुछ याद नहीं था। उसे होश में आते ही चक्कर आ रहे थे, उल्टियां भी आ रही थी और वो हवा में उड़ती चीजों को देख रही थी। डॉक्टर बताते हैं कि ये स्पेस टूर के साइड इफेक्ट हैं और सब नॉर्मल है। उसके हाथ पांव पर चोट आई थी जो जल्द ही रिकवर हो जाती, पर उससे पहले सैम को क्वारंटीन रहना था जब तक के उन पार्टिकल्स की टेस्ट रिपोर्ट ना मिल जाए जो सैम के सूट और कैप्सूल से मिले थे। एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट जानना चाहते थे क्या उन पार्टिकल्स में किसी किस्म का वायरस तो नहीं था जो सैम के जरिए दुनिया में आ गया। सैम के भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं और इतने अरसे बाद स्पेस से वापस आने पर सैम अपनी फैमिली को गले भी नहीं लगा पाती। दिन गुजरते हैं और सैम को उसके मेजर डैड की कस्टडी में एक सेफ हाउस भेज दिया जाता है जहां मीडिया और प्रेस की नजरों से दूर वो अपनी रिकवरी पर ध्यान दे सके। मिशेल उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि कई दिन तक आपको अजीब चीजों का सामना हो सकता है, जैसे हेलुसिनेशंस, सर में दर्द और नाक कान से खून आना, लेकिन जितना जल्दी आप इस सब पर काबू पाएंगी उतनी ही जल्दी नए मिशन के लिए तैयार होंगी। वो कहती है कि ज्यादा सिम्टम्स तो डॉक्टर्स को बताने की जरूरत भी नहीं, जो चीज हद से ज्यादा तंग करे बस वही डॉक्टर को बताइएगा। डॉक्टर्स हर रोज उसका चेकअप करने के लिए यहाँ पर आया करेंगे और उसे 2 महीने का टाइम दिया जाएगा रिकवरी के लिए। अगर 2 महीने में वो पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाती तो उसे रिटायर कर दिया जाएगा। मिशेल के साथ सारी टीम यहाँ से चली जाती है। सैम अकेले ही घर पर रह जाती है और सैम नोटिस करती है कि अब उसे बहुत ही ज्यादा सर में दर्द हो रहा था। उसने चेक किया, उसे फीवर भी नहीं था, ब्लड प्रेशर भी उसका नॉर्मल था, बस उसका हाथ का जख्म काला पड़ने लगा था। यहाँ पर वो अब अपना घर सेट करने लग जाती है, पर अचानक उसके नाक से खून भी निकलने लग जाता है, पर वो जानती थी कि ये सब नॉर्मल है। इस टाइम पर उसे उसकी कोवर्कर और फ्रेंड की भी कॉल आ जाती है। ये दोनों जब बातें कर रही थी तो सैम काफी देर तक चुप हुए खिड़की से बाहर देखती रही। काफी देर तक उसकी फ्रेंड उसे बुलाती रही। अचानक सैम होश में आई और उसने बताया कि मुझे खिड़की के बाहर कुछ नजर आ रहा था, पर मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या है। ये सुनकर सैम की फ्रेंड उससे कहती है, तुम्हें ऐसी चीजें डॉक्टर्स से छुपानी होगी, नहीं तो डॉक्टर्स तुम्हें रिकवर नहीं बताएंगे। सब लोगों को लग रहा था कि ये हेलुसिनेशंस हैं जो स्पेस टूर के बाद नॉर्मल होते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि सच में बैकयार्ड में कोई था जिसका शेडो हमें भी हल्का सा ही दिखाया गया। कॉल बंद हो जाती है और तभी सैम को अपने घर में से बहुत ही अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ की लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं और सैम जब बैकयार्ड की तरफ जाती है तो देखती है कि बैकयार्ड का दरवाजा खुला हुआ था। बैकयार्ड से अंदर आने वाले दरवाजे के पास मिट्टी और बारिश का पानी था और यहाँ का फर्नीचर भी गिरा हुआ था। वो बैकयार्ड से बाहर निकली तो उसे जंगल में दोबारा किसी का शेडो दिखाई दिया। वो डर गई। उसने एक पत्थर उठाकर उस तरफ फेंका जहाँ पर उसे शेडो दिखाई दिया था, पर अब वहाँ कुछ भी नहीं था। एकदम से उसे जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये आवाज इतनी तेज थी कि उसके कान फटने लगे। वो वहीं नीचे बैठ गई और उसे अब अजीबोगरीब विजन्स आने लगे। विजन में वो देखती है कि रात का वक्त है, एक क्रैश साइट है और वो किसी चीज से बचकर भाग रही है। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सैम बेड पर थी। उसे जब होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। इस टाइम उसके हाथ पर बैंडेज भी नहीं थी और उसका जख्म और भी ज्यादा बिगड़ चुका था। अगली सुबह जब वो ब्रेकफास्ट बनाने लगी तो उसने देखा कि एक अंडा दोबारा हवा में लहराने लगा। उसने अंडे को टच भी किया लेकिन अंडा नीचे नहीं गिरा। इतनी ही देर में सैम को चेक करने के लिए टीम यहाँ आ गई और फौरन वो अंडा टेबल पर गिर गया। टीम यहाँ पर सैम के टेस्ट करना शुरू कर देती है। उसके फिजिकल, मेंटल बहुत सारे टेस्ट होते हैं और फिजिकल टेस्ट की वजह से उसे पाँव में बहुत ज्यादा दर्द भी होता है और वो डॉक्टर्स को ये कह देती है कि ये पाँव का दर्द सिर्फ एक क्रैम्प है। सारे टेस्ट खत्म होने के बाद उसकी बॉडी के कई हिस्सों पर आइस रख दी जाती है और इतने में मिशेल आकर उससे माफी मांगने लग जाती है। वो कहती है कि इस तरह के टेस्ट करना उनकी ड्यूटी है और ये टेस्ट स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक चीज का डेटा उन्हें इकट्ठा करना है, फिर ही वो बता सकते हैं कि सैम अगले प्रोग्राम के लिए तैयार है भी या नहीं। सैम उस साये के बारे में बताना चाहती थी जो रोज उसे दिख रहा था, पर सैम उसे अपने ही हेलुसिनेशन समझकर मिशेल से छुपा लेती है। और इन सब के जाने के बाद वो दोबारा जंगल में आ जाती है और आते ही उसे दोबारा कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ वही विजन्स आते हैं जो पहले आ रहे थे। जैसे ही सब कुछ रुकता है तो सैम नीचे देखती है। उसे पत्थरों के अंदर
एक छुपी हुई वायर दिखाई देती है और वायर को फॉलो करते हुए वो एक पत्थर तक पहुंचती है। ये पत्थर असल में नकली था और इसके नीचे हिडन कैमरास छुपाए हुए थे। इसी से कनेक्टेड उसे ऐसे ही बहुत से और कैमरास में मिल जाते हैं और वो नोटिस करती है कि इसे जंगल के चारों तरफ उसके घर के इर्द गिर्द लगाया गया था। वो डर कर यहाँ से भागने लगती है तो एक पेड़ से टकरा कर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसे होश आया तो वो अपने बेड पर थी। पता चला कि उसके डैड भी उससे मिलने के लिए घर पर आए थे। घर आने पर काफी इंतजार के बावजूद भी जब सैम उन्हें नहीं मिले तो उन्होंने ही सर्च टीम को बुलवा कर सैम को ढूंढा था। उसके डैड उसे लापरवाही के लिए डांटते हैं तो यहाँ पर सैम भी अपने डैड से उन कैमरास के बारे में सवाल कर लेती है जो उसने जंगल में दिखे थे। उसके डैड पहले तो 1 मिनट के लिए घबरा जाते हैं और फिर उसे सच्चाई बता देते हैं कि असल में ये फैसिलिटी आर्मी की थी। मेजर को नहीं लगता था कि नासा को ये सब बताना जरूरी है कि इस फैसिलिटी के नीचे एक हिडन फैसिलिटी भी है। जो फैसिलिटी यानी वो बंकर्स जंग के वक्त बड़े बड़े लोगों को सेफ रखने में काम आते हैं। यहीं पर सैम देखते हैं कि बाहर जितने भी सर्वेलेंस कैमरास लगे हुए थे उनको यहाँ से मॉनिटर किया जा सकता था और इस बंकर के अंदर इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स भी था, यानी ये बंकर खुद ब खुद अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकता था। मेजर उसे ये भी बताते हैं कि इमरजेंसी की सूरत में ये बंकर्स खुद ब खुद अपने आप को ऑटो लॉक कर लेते हैं ताकि बाहर का खतरा अंदर ना आ सके। लेकिन मेजर को नहीं लगता था कि सैम को ऐसे किसी फंक्शन की जरूरत भी पड़ेगी। ये लोग बंकर साइड से निकलकर ऊपर आ जाते हैं और पीछे से हमें दिखाया जाता है कि जंगल में लगे हुए कैमरास की स्क्रीन ग्लिच कर रही है। सभी लोग अब यहाँ से चले जाते हैं जबकि सैम नोटिस करते हैं कि उसके हाथ पे बना हुआ जख्म और भी ज्यादा बिगड़ चुका था। वो इसकी पिक्चर लेकर अपने डॉक्टर को सेंड कर देती है और डॉक्टर उसे यहाँ पर आइस रखने का मशवरा देती है। रात में सैम जब जकूज़ी में एंजॉय करने के लिए जाते हैं तो एकदम से हवा चलने लगती है। इस हवा में कुछ तो एबनॉर्मल था। अगले ही सेकंड वो बंद भी हो गई। जंगल से फिर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। आवाजें बंद होने के बाद दोबारा हवा चलने लगी। डर कर सैम अब घर के अंदर आ गई। घर के अंदर आने पर घर की लाइट्स भी फ्लिकर करने लग जाती हैं और सैम लाइट लेकर यहाँ से बाहर निकल जाती है चेक करने के लिए। पहले बाहर तो उसे कुछ नहीं नजर आया, लेकिन जैसे ही वो अंदर आई तब उसे ऐसे लगा कि जैसे गेट के बाहर कोई खड़ा है। वो पीछे मुड़ी तो उसे किसी का साया भी दिखाई दिया। लाइट्स वापस आ गईं और सैम डरते हुए उस साए को देखने के लिए बाहर की तरफ बढ़ी। बाहर उसे कुछ भी नहीं दिखता और दोबारा लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं। वो डर कर अंदर आ जाती है और तभी इस घर का AI सिस्टम सैम को बताता है कि इस घर में किसी को घुसते हुए महसूस किया गया है, इसीलिए अब यहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। घर के अंदर और बाहर जाने वाले सभी खिड़कियों और दरवाजों के ऊपर एक मेटल शील्ड आ जाती है। सैम अंदर फंस जाती है। वो फौरन हेल्प के लिए अपने डैड को कॉल करने की भी कोशिश करती है पर नेटवर्क अब नहीं आ रहा था। इस टाइम पर दोबारा उसे कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई देती है। वो डरकर नीचे बंकर में जाने का फैसला करती है और बंकर की सीढ़ियों से कोई तेजी से उसके पास से गुजर जाता है। वो डर जाती है और बंकर के एनर्जी सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन अब ये भी एक्टिवेट नहीं हो रहा था। वो नोटिस करती है कि बंकर का एक हैंडल खुद ब खुद हिलने लगा था, लेकिन जैसे ही उसने फ्लैशलाइट उसके ऊपर की तो वो वहीं रुक गया। अब वो ऊपर आ गई थी। ऊपर आने पर उसने इर्द गिर्द देखा। पहले उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर एक जोरदार आहट हुई और डर कर उसकी टॉर्च पे गिर गई। उसने टॉर्च उठाई तो विंडो पर उसे एक डरावना हाथ दिखाई दिया। ये किसी मॉन्स्टर का हाथ लग रहा था, जिसे देखकर कुछ सेकंड तो सैम बिल्कुल सदमे में चली गई और फिर अपने आप को बचाने के लिए उसने दोबारा बंकर की तरफ जाने का फैसला किया। नीचे जाते ही सबसे पहले वो सर्वेलेंस कैमरा ऑन करती है और जंगल में लगे कैमरास की CCTV फुटेज में उसे वही क्रिएचर आखिर दिखाई दे देता है जो उसे काफी देर से तंग कर रहा था। देखने में वो समझ गई कि मॉन्स्टर इस दुनिया का नहीं लग रहा, जरूर ये कोई एलियन है। अचानक दोबारा लाइट फ्लिकर करती है और कैमरा के सामने से वो मॉन्स्टर गायब हो जाता है। यहाँ के सर्वेलेंस कैमरास भी ऑफ हो जाते हैं और सैम यहीं पर सो जाती है। सुबह में जैसे ही सैम की आंख खुली वो फौरन ऊपर आई। उसने देखा कि उसके डैड यहाँ आ चुके थे और उन्होंने लॉकडाउन खोल लिया था। सैम ने उन्हें फौरन कंप्लेंट की कि नीचे के जनरेटर्स काम नहीं कर रहे। उसके डैड उसे तसल्ली देते हैं कि हम वो सब देख लेंगे, लेकिन बताओ रात में यहाँ क्या हुआ था। डरी हुई सैम बताती है कि कोई घर के अंदर घुस आया था, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बता पाती। उसके डैड कहते हैं फिक्र मत करो, मैं सिक्योरिटी कैमरास चेक करके तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पर सैम के दोबारा सारे टेस्ट शुरू हो जाते हैं और डॉक्टर आकर उसके हाथ के जख्म को भी देखते हैं जो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। मिशेल इस जख्म को देखकर डर जाती है
और फौरन ही एक्सरेज और बाकी टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट सेट कर लेती है। कुछ ही देर में सैम से मिलने के लिए उसकी फैमिली भी आ जाती है और सैम काफी अर्से बाद अपनी बेटी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थी। खैर अब वो अपने हस्बैंड को बात करने के लिए जंगल में ले जाती है और उसे बताती है कि स्पेस में जाने वाला मेरा मिशन काफी अजीब था। मुझे वहाँ पर कुछ सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करने थे जिसके जरिए हम एलियंस से कांटेक्ट कर पाए। और तुम्हें पता है रात को कोई घर पर घुस आया था और मैंने मॉन्स्टर्स जैसी क्रिएचर भी कैमरास में देखी हैं। मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई एलियन इस दुनिया में आ गया है। ये लोग अभी बातें ही कर रहे थे कि सैम को वापस घर पर बुला लिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज चेक होती है। जिस टाइम की सैम कंप्लेन कर रही थी उस टाइम की फुटेजेस जब देखी जाती है तो वहाँ पर कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता, बस स्क्रीन्स फ्लिकर होती हैं। ये देखकर सैम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसके डैड उसे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हें हेलुसिनेशंस हो रही हैं, तुम्हें इन हेलुसिनेशंस को अपने ऊपर ज्यादा हावी नहीं करना चाहिए, इस तरह तो तुम अगले मिशन के लिए तैयार नहीं हो पाओगी। उसके बाद सैम के डैड यहाँ से चले जाते हैं और सैम खुद इस सिस्टम से घर को स्कैन करवाती है। सिस्टम में उतने ही इंसान नजर आते हैं इस टाइम जो उसके घर पर थे, उसकी फैमिली के और सिक्योरिटी के। खैर सैम भी अपने दिमाग से इन सारी सोचों को झटक देती है और अपनी फैमिली के साथ जंगलों में वॉक के लिए निकल जाती है। इनकी बातों के दौरान इन्हें पता ही नहीं चलता कि कब इनकी बेटी इनके पास से चली गई थी। ये परेशान होकर अपनी बेटी को ढूंढने लगे और कुछ देर बाद उनकी बेटी उनके पीछे खड़ी हुई थी एक मरे हुए बर्ड को लेकर। एकदम से इन्हें यहाँ से बहुत ही डरावनी आवाजें आने लग जाती हैं। डर कर ये तीनों घर की तरफ भागते हैं और आसमान पर दिखाया जाता है कि जंगल में मौजूद सारे बर्ड्स मिलकर एक झुरमुट बना रहे थे। डर कर ये लोग अपने आप को घर में बंद कर लेते हैं और वो सारे के सारे बर्ड्स इनके घर के ऊपर हमला कर देते हैं, इनकी विंडोज के साथ चिपक जाते हैं, यहाँ तक कि बाहर से रोशनी आना भी बंद हो जाती है। जिसके बाद बाकी सभी बर्ड्स मरकर नीचे गिर जाते हैं और दीवार पर बस चिपचिपा लिक्विड रह जाता है। ये लोग डर कर अब इमरजेंसी कॉल कर देते हैं। यहाँ पर नासा के बहुत सारे लोग आ जाते हैं और नासा के एक एक्सपर्ट को लग रहा था ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। वो सैम से ना घबराने को कहते हैं और इस पूरी जगह की सफाई करवा देते हैं। खैर अभी सैम की बेटी और हस्बैंड को भी घर जाना था। सैम दोबारा घर पर अकेली हो जाती है और फील करती है कि उसके पाँव में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने जूते उतार कर देखे तो उसके पाँव में से खून निकल रहा था। वो जब वॉशरूम में अपने जख्म को धोने के लिए गई तो उसे पता चला कि उसके पाँव का ये छोटा सा जख्म उसकी टांग तक बढ़कर आ गया था। जैसे ही वो अपने पाँव को हाथ लगाती है तो उसका नेल उतर कर उसके हाथ में आ जाता है और दर्द से वो बुरी तरह चिल्ला देती है। इसके बाद उसके हाथ के जख्म में भी दर्द होने लग जाता है और वो अपने हाथ पर भी आइस रख लेती है और रात में उसे दोबारा अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लग जाती है। वो दोबारा से डर जाती है और अपने बैकयार्ड वाले डोर के आगे फर्नीचर लगा देती है और फिर यहाँ पर सारी चीजों के बारे में सर्च करना शुरू कर देती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। बहुत सारे आर्टिकल से उसे पता चलता है कि जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस की वजह से इस तरह दुनिया में कीड़े एक पैटर्न में चलकर मर भी जाते हैं और इसी जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस की वजह से इंसानों की बॉडी पर भी अक्सर अजीबोगरीब निशान देखे जाते हैं। बहुत से लोग इन चीजों को एलियंस के साथ जोड़ते हैं पर असल में ये सिर्फ नॉर्मल जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस होती है। वो जब इंसानों के जिस्म पर वो निशान दिखती है तो नोटिस करती है कि उसके जिस्म पर भी बिल्कुल वैसे ही निशान थे और अब तो उसकी कमर पर भी बहुत बड़ा निशान पड़ गया था। अचानक ही यहाँ पर दोबारा लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती हैं। उसे महसूस होता है कि अब उसके घर के बाहर कोई है। वो इमरजेंसी अलार्म्स बजा देती है और फौरन नीचे बंकर्स की तरफ भाग जाती है। वो कॉल करके अपनी मदद बुलाने की कोशिश ही कर रही थी कि एकदम से यहाँ पर लॉकडाउन होना शुरू हो जाता है और एआई वॉइस बताती है कि किसी ने दोबारा उसके इस घर में घुसने की कोशिश की है। यहाँ पर सैम जिस टाइम बंकर के पास जा रही थी उसे दोबारा वही डरावनी आवाज सुनाई देती है। कमर में उसके दर्द होता है और एकदम से वो सीढ़ियों से नीचे भी गिर जाती है। इस टाइम उसके कमर पर भी बहुत बुरी चोट आई थी और उसने जैसे ही अपनी कमर के जख्म पर हाथ लगाया तो उसके हाथ में खून लगने के बजाय अजीब सी वाइट जेल लग गई। इस टाइम वो देखती है कि उसका फोन भी टूट गया था और ऊपर से लगातार अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी जिनको देखने के लिए वो यहाँ पर सर्वेलेंस सिस्टम ऑन कर लेती है। सीसीटीवीज में तो उसे कुछ नहीं नजर आता तो वो बिल्डिंग स्कैन करती है और उसे पता चलता है कि उसके अलावा कोई एक और चीज इसी बिल्डिंग में मौजूद है। यहाँ पर अचानक से दोबारा स्क्रीन ग्लिच होती है और इस टाइम सैम एक मॉन्स्टर को अपने घर पर देख लेती है। सीसीटीवी में भी ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था और सैम बुरी तरह डर चुकी थी। सैम दोबारा इस बिल्डिंग को स्कैन करती है और इस मर्तबा उसे पता चलता है कि उसके अलावा यहाँ पर 3 लोग और थे, जिसका मतलब था कि 3 मॉन्स्टर्स अब इसी बिल्डिंग के अंदर थे। यहाँ पर सैम अपने बचाव के लिए एक बटन दबाती है तो ये सिर्फ एक गैस थी जिसकी आवाज से अब मॉन्स्टर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे और वो जान गई थी
छुपने के लिए वो यहाँ किचन में आकर एक कबर्ड के पीछे चली जाती है, जबकि उसी टाइम उसे ओवन के रिफ्लेक्शन में वो भयानक मॉन्स्टर दिखाई देता है। उसका पूरा जिस्म ऐसे चमक रहा था जैसे उसके जिस्म में लाइट्स लगाई गई हों। उसे बचने के लिए सैम दरवाजे की तरफ भागने लगी। तभी उसने देखा कि सामने से दूसरा क्रिएचर भी आ रहा था। इस क्रिएचर से बचने के लिए वो वहीं पर छुप जाती है और जैसे ही वो क्रिएचर जाता है तो चुपके से वो एक बाथरूम के अंदर जाकर उस बाथरूम को फर्नीचर से अच्छी तरह बंद कर देती है। अब उसके हाथ के और बाकी सभी जख्मों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसने जब बैंडेज खोली तो महसूस किया कि उसके जख्म पर एक व्हाइट कलर का लिक्विड लगा हुआ था और उसका जख्म चमक रहा था। यहाँ दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर्स बाथरूम के भी करीब आ गए थे और सैम अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से एक वेंट तोड़ते हुए बाहर निकल आती है। यहाँ में दिखाया जाता है कि सैम ने लास्ट टाइम अपने हस्बैंड को कॉल की थी, जिसकी वजह से वो यहीं पर आ गया और उसने बिल्डिंग को लॉकडाउन में लगा हुआ देखा तो वो डर गया। उसने सैम को दोबारा कॉल की पर सैम का नंबर बंद जा रहा था और वो गाड़ी से निकलकर अब खुद इस बिल्डिंग के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। इतने में उसने देखा कि उसकी बेटी भी गाड़ी से बाहर निकल चुकी थी, जिसे देखते हुए सैम का हस्बैंड फौरन उसके पास आ जाता है और उसकी बेटी जंगल में इशारा करती है। देखने को मिलता है कि वहाँ से तेज रोशनी निकल रही थी। सीन कट होकर हमें अंदर दोबारा सैम को दिखाया जाता है, जो मॉन्स्टर से बचकर भागने की कोशिश अभी भी कर रही थी। मॉन्स्टर उसे देख लेता है और उसे पाँव से पकड़कर नीचे गिराने की कोशिश करता है और सैम अपने आप को बचाने के लिए उसे पाँव से धक्का मार देती है। इसके बाद दोबारा यहाँ सैम भागने लगी थी। उसे इधर एक खुफिया दरवाजा नजर आता है जिसके अंदर वो चली जाती है कि एक कॉरिडोर था जहाँ पर सीढ़ियां भी लगी हुई थी। इसी अंधेरे कॉरिडोर में हम नोटिस करते हैं कि उसके बॉडी के सारे जख्म चमकने लगे थे, बिल्कुल उन्हीं एलियंस की तरह। वो यहाँ इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ती है और जंगल में मौजूद एक हैच के जरिए आखिरकार उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है। अब जब वो जंगल में भाग रही थी तो उसकी आधी से ज्यादा बॉडी चमकने लगी थी। उसे खौफनाक कान फाड़ देने वाली आवाजें इतनी ज्यादा आ रही होती हैं कि उससे सुनना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी जंगल में जहाँ उसके हस्बैंड भी उसे आवाजें दे रहा था, ये सारी आवाजें सैम को सुनाई नहीं देती। यहाँ पर दिखाया जाता है कि सैम के डैड भी अपनी पूरी आर्मी को लिए यहाँ पर पहुंच जाते हैं और आर्मी को वार्न भी करते हैं कि वो यहाँ पर एक बहुत ही होशियार चीज से लड़ने वाले हैं। सैम के डैड बिल्डिंग का लॉकडाउन खोलकर बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो अंदर हर चीज तहस नहस थी और सैम कहीं पर भी नहीं थी। दूसरी तरफ सीन कट होकर दोबारा हम सैम को देखते हैं जो जंगल में भागती जा रही थी और अब उसे उन मॉन्स्टर्स की आवाजें अपने बहुत करीब से आ रही थी। आखिरकार वो थक जाती है, उससे भागा नहीं जा रहा होता, तब वो मॉन्स्टर से माफी मांगने लग जाती है। इस टाइम पर वो क्रिएचर उसके सामने आ जाता है और पहली मर्तबा हम भी उस क्रिएचर को पूरी तरह देख पाते हैं। वो क्रिएचर प्यार से उसके मुंह को ऊपर करता है और अपनी लैंग्वेज में उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे समझ पा रही हो। हैरान कुन बात थी, सैम उससे समझ पा रही थी। इतनी देर में यहाँ पर एक और क्रिएचर भी आ जाता है जो सैम से कहता है कि हमें तुम्हारी बहुत कमी फील होती थी। सैम बहुत ज्यादा चौंक जाती है और उससे पूछती है तुम कौन हो और मैं तुम्हारे साथ कब रही हूँ। यहाँ पर ये मॉन्स्टर्स एक बहुत बड़ा सच ये रिवील करते हैं कि सैम उन्हीं की फैमिली थी। सैम को यकीन नहीं आ रहा था, उसे लगता है कि ये मॉन्स्टर्स झूठ बोल रहे हैं, तो इसीलिए वो मॉन्स्टर उसके माथे के साथ अपना माथा छोड़ता है और सैम को सारी पुरानी यादें वापस आ जाती है। वो दिखती है कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ इस अर्थ पर रिसर्च करने के लिए आए थे, लेकिन जल्द ही अर्थ की आर्मी ने उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया। भगदड़ में सारे एलियंस बचकर यहाँ से भाग गए, लेकिन सैम यहीं पर रह गई और उसने एक डिवाइस के जरिए अपने आप को इंसान में बदल लिया ताकि कोई उसे नुकसान ना पहुंचा सके। जिस टाइम सैम के डैड ने उसे देखा वो उन्हें एक बेचारी बच्ची लगी और उसी दिन उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया। एलियंस उसे बताते हैं कि हमने कभी भी तुम्हारी तलाश खत्म नहीं की थी, हम अक्सर यहाँ पर आते रहते थे पर तुम हमें कभी नहीं मिली। यहाँ पर सैम को ये भी पता चलता है कि जिन्होंने इसके कैप्सूल को क्रैश करवाया था वो भी कोई और नहीं बल्कि ये एलियन ही थे। ये एलियन जानते थे कि कुछ सालों बाद सैम दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएगी और उससे पहले ये लोग उसे यहाँ से ले जाना चाहते थे। वो ये सारी बातें जानकर अभी होश में आती ही है तो देखती है कि चारों तरफ से सोल्जर्स ने उन्हें घेरा हुआ है। यहाँ पर उसके डैड, उसकी बेटी और उसके हस्बैंड भी आए हुए हैं। उसकी बेटी हैरान होकर उसे देख रही होती है तो सैम उसे कहती है मेरे पास आओ, इनसे मत डरो, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट ये पता चलता है कि ये सारी हकीकत जो अभी सैम को पता चली थी, सैम के डैड को ये सब कुछ पहले ही पता था। उन्होंने तो एक प्लान के तहत सैम को अडॉप्ट किया था ताकि प्रमोशन हासिल करने के लिए वो सभी एलियंस को पकड़कर यूएफओ और नासा को दे दे। अभी भी वो सारे एलियंस को यही करने को कहते हैं और इतनी देर में सैम की बॉडी भी पूरी तरह बदल जाती है। सैम के हस्बैंड को सैम के डैड पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे लड़ने लग जाते हैं। लड़ते हुए वो सैम से कहता है
कि तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से भाग जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सैम के डैड अपनी आर्मी को ऑर्डर नहीं दे पाते उन्हें पकड़ने का, और इस तरह सैम और उसकी पूरी एलियन फैमिली अपनी स्पेसशिप में बैठकर उसे उड़ाकर यहाँ से ले जाती है। सैम के डैड का प्लान फेल हो जाता है। आखिर सैम को अपनी मंजिल और फैमिली मिल जाती है और उन्हें चाहता दिखाते हुए ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।